नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 4 पोल 1800 आरपीएम अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो फार्मूला है एफ बराबर एन पी बटा 120 होता है। तो यहाँ पर एन का मान दिया है 1800, पी का मान दिया है 4 बटा 120 करेंगे तो काट देंगे इसको दोस्तों, तो आ जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है ना, 60 हर्ट्ज जिसका राइट आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतरण में निम्नलिखित में से किसे एक मशीन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, रोटरी कन्वर्टर। ठीक है ना फ्रेंड्स, रोटरी कन्वर्टर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे, वृत्ताकार आरी और एमजी सेट में किया जाता है? तो ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवचन यानी कि आर्मरिंग के ऊपर का भाग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी बेडिंग कहते हैं, आर्मरिंग के ऊपर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके उत्पादन के लिए एलसी ऑसिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी अत्यंत निम्न आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रोटर के डैश पर पहुंचने पर अपकेंद्री स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित कर देता है। तो ऑप्शन ए निर्धारित यानी कि रेटेड गति के 75% से 80%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर उससे आगे बढ़ते हैं, डैश कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंज का नियम E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक गैर हाइग्रोस्कोपिक इंसुलेट सामग्री एक सामग्री को इंगित करती है जो, ऑप्शन ए करेक्ट है, जो हवा या मिट्टी से नमी को अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है दोस्तों? तो दूसरा चरण है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि क्रमबद्ध व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद है देखिए यहाँ पर 5S का जो पहला चरण है वो क्या है? उसको बोलते हैं सीरी, SEIRI, यानी कि बोलते हैं उसको छटाई। उसके बाद दूसरा है दोस्तों उसको बोलते हैं सीटन। ठीक है, क्रम में लगाएं। ठीक है, तीसरा है सीसो यानी कि सफाई। चौथा दोस्तों सिकेत्सु, इसको कहते हैं मानकीकरण। पांचवा दोस्तों सित्सु के बोलते हैं बनाए रखना। ठीक है, तो ये 5 जो है चरण है 5S के। नंबर 36 देखिए, छत के पंखे को फर्श से कितने ऊपर लटकाया जाना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन ए 2.75 मीटर। स्विच बोर्ड का ऊंचाई 1.5 मीटर होता है, छत पंखा का 2.75 और लाइट का 2.5 मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, घर्षण टेप यानी कि फ्रिक्शन टेप इनमें से किससे बना होता है दोस्तों? ऑप्शन सी आसंजक युक्त संसिक्त सूती कपड़ा से बना होता है। ठीक है ना। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? तो लाभ है ऑप्शन डी बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। अगला प्रश्न है कि मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर बी गैस आयनीकरण प्रभाव। जो तापन प्रभाव है वो हीटर में, MCB में, इनकैंडिसेंट लैंप में लागू होता है और बैटरी में लागू होता है रासायनिक प्रभाव। ठीक है ना। चुंबकीय प्रभाव जो है ट्रांसफार्मर और मोटर में लागू होता है। ISO का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए AC स्टेडी मोटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संधारित्र प्रवर्तित प्रेरण चालित मोटर में प्रतिरोध प्रवर्तित मोटरों की तुलना में बलागुण होता है। तो ऑप्शन ए उत्कृष्ट बलागुण होता है। डैश एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री क्या है? तो ऑप्शन सी स्पंज लेड होता है। ठीक है, वर्ग डेटा शक्ति प्रवर्धक को इस प्रकार अभिनत किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रभावित होता है। तो ये आता है दोस्तों क्लास ए एम्पलीफायर में आता है, क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, एक प्रत्यावर्तक के कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए एक अल्टरनेटर के कोर को लेमिनेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसमें जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी वोल्टेज रेगुलेटर में
जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर भी बनाया गया है, ठीक है ना। रोटर का फिगर है, डैम्पर वाइंडिंग लगा हुआ है और शॉर्ट सर्किटिंग भी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है दोस्तों? तो 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट तक होता है, ठीक है। देखिए लो टेंशन केबल 0 से 1 किलो वोल्ट का होता है। हाई टेंशन केबल HT केबल 1 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक होता है। सुपर टेंशन केबल ST केबल 11,000 से 33,000 वोल्ट होता है। एक्स्ट्रा जो है हाई टेंशन केबल जो है 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल 66 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। और अल्ट्रा हाई सुपर टेंशन केबल जो है वो 132 किलो वोल्ट से ऊपर होता है। एक लघु पतित संधारित्र शॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज होता है 0 होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है? ऑप्शन सी, प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर के समरूप होता है। सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उनमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? टिन मिलाया जाता है, ऑप्शन सी। जो टिन है वो जो है लेड यानी कि Pb और जो है Sn यानी कि टिन का Sn ही होता है, टिन का होता है ना, तो Sn और Pb का मिश्रण होता है, ठीक है। एक नियॉन टेस्टर को इसके वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, ऑप्शन सी, कार्यकारी वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। मीटर की रेंज को एक मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए लिया कि निर्धारित आपूर्ति, उपलब्ध आपूर्ति, कार्यकारी अधिकतम, तो यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन गलत दिया है। तो एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए एक जो है निम्न मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, उसको हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। शंट जो प्रतिरोध होता है वो मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। शंट प्रतिरोध का फार्मूला होता है RSH बराबर Rm/m-1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एमीटर की रेंज को एक यानी कि यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा निम्न, ये यहाँ पर सही है। ये मीटर की रेंज को एक निम्न मान के प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं शंट प्रतिरोध। बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही है, एम्पियर घंटे में मापा जाता है, ठीक है। दक्षता दो प्रकार का होता है, एक होता है एम्पियर घंटा, एक होता है वाट एम्पियर घंटा, ठीक है। तो एम्पियर घंटा 90 से 95% होता है, वाट घंटा 80 से 85% होता है। एम्पियर घंटा का मान अधिक होता है। यदि RLC परिपथ में कला कोड फेज एंगल अग्रगामी हो तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। XC ग्रेटर देन XL होता है। अगर दोनों बराबर है, XL बराबर XC है तो यूनिटी होगा, XL बड़ा है तो लैगिंग होगा, XC बड़ा है तो लीडिंग होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रहित यानी कि नॉइसलेस होता है? तो ऑप्शन डी, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी, ठीक है ना, AC को DC में बदलता है। इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? उसको बोलते हैं रास्प कट फाइल बोलते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर है? तो 3600 कूलाम के बराबर है, 3600 कूलाम के बराबर है। यदि DC शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन यानी कि फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, तीव्र गति से चलेगी, ठीक है। क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड जो है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फ्लक्स जो है वो खुला छोड़ देंगे, हम फ्लक्स को शून्य कर देंगे तो स्पीड जो है एकदम बढ़ जाएगी, बहुत ही डेंजरसली हाई हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं? तो A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, ठीक है। अगला प्रश्न यदि 15, 20 और 35 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में चलित है तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो सीरीज में होता है तो तीनों को जोड़ देंगे, 15, 20, 35, ऑप्शन डी 70 ओम। अगला प्रश्न है एक सिंगल फेज AC मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए किसको मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी, सहायक वाइंडिंग को जोड़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 750 वाट 250 वोल्ट के एक आयरन को 90 मिनट की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें होने वाले ऊर्जा व्यय की गणना कीजिए, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय होता है।
शक्ति का मान दिया 750 गुणे समय का मान दोस्तों हम निकाल लेंगे 90 मिनट को हम बदल देंगे किस में, घंटे में, तो 60 से भाग दे देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.125 किलोवाट आवर। जेएफईटी को ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर एकक यानी कि यूनिटी है तो इसकी प्रतिघाती शक्ति क्या होगी, ऑप्शन डी 0 होगा। स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता, कौन सा स्टार्टर, ऑप्शन डी डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना। जो DOL स्टार्टर है वो 5 HP तक की मोटरों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बीजेटी के टर्मिनल कौन कौन से टर्मिनल होते हैं बीजेटी के, तो बेस, कलेक्टर और एमीटर होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, फेज धाराओं के कला कोण में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी सेंसिस्टर कहा जाता है। ठीक है ना, सेंसिस्टर। एक मानक फूड मिक्सचर की घूर्णन गति कितनी होती है दोस्तों, तो 3000 से 14000 RPM तक होती है। स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है, ऑप्शन सी परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन ए VI cos फाई। ठीक है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है, तो ऑप्शन ए छिद्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो देख सकते हैं यहाँ पर n बराबर होता है वह 120 F/P भी होता है। ठीक है ना, तो और n प्रोपोर्शनल टू EB/φ भी होता है। तो फाई क्या है, फ्लक्स, तो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड क्यों होता है दोस्तों, तो ऑप्शन 3 आवर्त धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है ना, इसीलिए। अगला प्रश्न है, एक डीसी लोड लाइन 3 अलग अलग क्यू बिंदुओं को दर्शाती है, ऊपरी क्यू बिंदु द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन 1 अधिकतम धारा प्राप्ति को दर्शाया जाता है। एक IGBT के 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो होता है उसको कलेक्टर यानी कि संग्राहक, उत्सर्जक और गेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का पता लगाने और उन पर प्रक्रिया करने के लिए जे थॉम्सन द्वारा बनाया गया उपकरण कौन सा है, तो ऑप्शन 2 कैथोड रे ट्यूब CRT। एक डीसी जनरेटर में घूर्णन भाग कौन सा होता है, ऑप्शन ए आर्मेचर होता है। ठीक है, विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन 3 काउंटर विद्युत वाहक बल। वह अधिकतम भार क्या है जो ऐसे परिपथ में जोड़ा जा सकता है जो केवल लाइटिंग बिंदुओं को जोड़ता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है 800 वाट। एक लूप के आसपास का सभी वोल्टेज का योग 0 के बराबर होता है, उसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है, तो उसका करेक्ट है ऑप्शन 4 किरचॉफ का दूसरा नियम करता है। एक कम प्रतिरोध के शंट के प्रयोग से एक गतिशील कॉइल अस्थायी चुंबक साधन निम्नलिखित में से किसके समान प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन 4 एमीटर के समान प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति। अगला प्रश्न है, विरोधी विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र क्या है, तो AB बराबर फाई ZN/60 गुणे P/A होता है। ठीक है, स्टील टरबाइन द्वारा संचालित अल्टरनेटर को कहा जाता है, ऑप्शन 2 टर्बो अल्टरनेटर कहा जाता है, जिसमें 2 पोल होता है और 3000 RPM इसकी स्पीड होती है। एक गतिशील कुंडली वोल्टमापी किस प्रकार के वोल्टेज को मापता है, ऑप्शन बी केवल DC वोल्टेज को मापता है, और PMMC जो होता है वो औसत मान को मापता है। भार के लिए उपयुक्त मोटर जहां निरंतर अपेक्षित गति है उसको क्या कहते हैं, कौन सा मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है। निरंतर जो है स्थिर अपेक्षित गति होती है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। स्लिप 0 होता है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर रोटर की स्पीड होता है। एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है 80 से 110
वाट आवर, ठीक है। ऊर्जा घनत्व है ना, तो वाट आवर प्रति यल, यल क्या होता है बताइएगा आप लोग। कम्यूटेटर घटकों को एक दूसरे के डैश डैश की पतली परतों द्वारा पृथक किया गया है, तो अभ्रक, ठीक है ना, अभ्रक यानी कि माइका। इंडक्शन मोटरों की गति नियंत्रण करने के लिए स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन बी फैन और पंप ड्राइव के लिए। जब V और R के मान दिए गए हों तब I प्राप्त करने का सूत्र क्या है, तो I बराबर V/R होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का क्या कार्य है, तो ऑप्शन 3 वोल्टेज का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, R ओम के प्रतिरोध और C फैराड की धारिता वाले एक श्रेणी परिपथ में शक्ति घटक का कोण क्या है, तो ऑप्शन 1 कॉस इनवर्स रिएक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर, ठीक है। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है दोस्तों, तो है वोल्टेज नियंत्रण विधि है, एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रण विधि है। एक तुल्यकालिक जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव जीरो पावर फैक्टर लैगिंग को संचालित करता है, तो ऑप्शन बी डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है। हालो कंडक्टर के उपयोग से कोरोना क्षति को कम किया जा सकता है, निम्नलिखित में से सही कारण चुनिए। किसी दिए हुए अनुप्रस्थ काट में चालक की त्रिज्या बढ़ती है। एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्नलिखित में से किसके रूप में संदर्भित है, ऑप्शन 4 कंडक्टर। यदि दो प्रतिरोध जो है 5 ओम और 5 ओम एक समांतर में जुड़े हैं तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो R/N होता है, तो 5/2 यानी कि 2 जुड़े हैं तो 5/2 बराबर 2.5 ओम, ठीक है। एक पावर SM में लाइन और अर्थ के बीच जोड़े गए त्वरित रोधक का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन 3 टर्मिनल उपकरण को प्रगामी सर्जों से रक्षा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जावक्रीय तरंग यानी कि एक साइन वेव का रूप गुणक निम्नलिखित में से किसके समान होता है, तो 1.11 होता है, ठीक है। साइन वेव का पीक फैक्टर √2 होता है यानी कि 1.414 होता है। एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता क्या है, ऑप्शन बी 50 ल्यूमेन प्रति वाट है। अगला प्रश्न है ओम के नियम का सूत्र क्या है, तो V बराबर IR होता है, ठीक है। जो दूसरा लिखा हुआ है E बराबर V + IR है, ये जनरेटर का EMF लिखा गया है। आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प चुने, तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा करेक्ट है दोस्तों, बी वाला। EMF वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है लेंज के नियम का समीकरण क्या है, E ∝ जो है dϕ/dt होता है, ठीक है। 32 नंबर का ज़्यादातर ऐसी मशीनों में किस प्रकार का घुमाव आमतौर पर रिवाइंडिंग अभ्यास के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बास्केट वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार से सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 5 kVA 100 हर्ट्ज, ठीक है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कैंडेला किसकी इकाई है, तो कैंडेला जो है वो चमकदार तीव्रता की इकाई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। और जो है प्रदीपन का इकाई होता है ल्यूमन, याद रखिएगा। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता को ही बोलते हैं, चमकदार तीव्रता को बोलते हैं। अगर ऊर्जा को औसत रूप से AC में लिया जाता है और DC के रूप में वापस भेजा जाता है तो कौन सा प्रक्रम होगा, वो होगा रीजनरेशन मोड ऑपरेशन होगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से मोटर को रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है, ऑप्शन ए तुल्यकाली मोटर, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर कौन कौन से मोटर में लगाता है, वैक्यूम क्लीनर में, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन, मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और DC शंट मोटर का प्रयोग हम लेथ मशीन में, फ्लाई व्हील में, ठीक है, कटिंग टूल में करते हैं, ठीक है ना। और DC सीरीज मोटर का प्रयोग क्रेन में, लिफ्ट में किया जाता है। IE नियमों का उद्देश्य क्या है, सुरक्षा और संरक्षा के लिए। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन 4 DC जनरेटर के लिए किया जाता है। डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है कितना,
0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट होता है। यदि एक तुल्यकालिक मोटर का क्षेत्र उत्तेजित के तहत है तो पावर फैक्टर कैसे होगा? वो होगा लीडिंग होगा, ठीक है। अति उत्तेजित के जो है तहत है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। सामान्यतया लेमिनेशन कोर बनी होती है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इसकी जो लेमिनेशन की मोटाई होती है 0.35 mm से 0.5 mm होता है। आर्क वेल्डिंग प्रयोजन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो विभेदी कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। किस बिंदु पर यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दिखाता है? तो उच्चतम और निम्नतम बिंदु के बीच में। यूनिवर्सल मोटर को इनमें से किस पर चलाने के लिए संचालित किया गया है? तो एसी और डीसी दोनों पर, ठीक है। सिंक्रोस्कोप का कार्य किस पर निर्भर करता है? तो चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र पर निर्भर करता है। यूनिवर्सल मोटर को इनमें से किस पर चलाने के लिए संचालित किया जाता है? एसी और डीसी दोनों पर। सिंक्रोस्कोप का कार्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर ए। कोरोना क्या है? तो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ एयर, ठीक है। 30 kV प्रति mm इसका होता है, याद रखिएगा। एक तुल्यकालिक संधारित्र क्या है दोस्तों? तो बिना यांत्रिक लोड के संचालित ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर। एक तापदीप्त लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी है? तो 1000 घंटे होती है, 1000 घंटे। सिलिकॉन नियंत्रित स्विच निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो SCR के, ठीक है। SCR एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, याद रखिएगा। 3 जंक्शन होता है, 4 इसमें लेयर होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स लैप कुंडली के कम्यूटेटर पिच देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमने 75 से भी ज़्यादा क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बोलते बोलते मेरा गला भी एकदम जो है सूख जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF चाहिए तो इसका, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो आपके लिए ALP CBT 2 एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन इस चैनल में आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वेव वाउंड आर्मेचर में समांतर पथ की संख्या होती है। तो वेव वाउंड में ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 होती है, ठीक है ना। समांतर पथों की संख्या 2 होती है। और लैप वाउंड में पूछेगा, लैप वाउंड में तो उसमें जो है जो समांतर पथों की संख्या होती है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। जितना पोल होगा उतना समांतर पथ होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। डीसी मोटर में बैक EMF उत्पन्न होता है। तो दोस्तों कहाँ उत्पन्न होता है? आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होता है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, ठीक है ना। आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह जनित्र जिसे बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन 3 सीरीज जनरेटर कहते हैं। DC सीरीज जनरेटर कहते हैं जिसे हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी घूमती हुई शाफ्ट का RPM मापा जा सकता है। किससे मापते हैं? ऑप्शन नंबर 2 टैकोमीटर से मापते हैं। यानी कि कोई मोटर जो है कितनी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे मापते हैं? टैकोमीटर से हम मापते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि शंट वाइंडिंग को चिन्हित करें। शंट वाइंडिंग चिन्हित करते हैं, कैसे करते हैं? E1 और E2 से हम करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन 1 याद रखिएगा, E1 और E2 से करते हैं शंट वाइंडिंग की पहचान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र में फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होती है। किससे उत्तेजित होती है? तो ऑप्शन 3 एक्साइटर से उत्तेजित होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एक्साइटर से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि छोटी DC मोटर की योक बनी होती है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, कास्ट आयरन से बनी होती है। छोटी DC मोटर की योक जो है कास्ट आयरन से बनी होती है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही और वीडियोज के लिए दोस्तों चैनल को कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न दोस्तों, आर्मेचर की कौन सी वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या 2 होती है? तो दोस्तों 2 जो होती है वो वेव वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या 2 होती है, और लैप वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतनी ही समांतर पथ की संख्या होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन आर्मेचर वाइंडिंग का प्रकार है? तो लैप वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग का प्रकार है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आर्मेचर की घूर्णन गति माप सकते हैं, किससे मापते हैं दोस्तों? टैकोमीटर से। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इसको। ठीक है। देखिए डीसी मोटर की शाफ्ट बनी होती है तो किससे बनी होती है? माइल्ड स्टील से बनी होती है, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, देखिए उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग कौन सी है? उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग कौन सी है? ऑप्शन 1 शंट वाइंडिंग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 1 शंट वाइंडिंग उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 पॉइंट स्टार्टर में होती है तो क्या होती है? करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, नो बोल्ट कॉइल या सभी? तो ऑप्शन 3 नो बोल्ट कॉइल होती है, 3 पॉइंट स्टार्टर में होती है, नो बोल्ट कॉइल होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डीसी मोटर में कार्बन ब्रश का कार्य है तो क्या है दोस्तों? देखिए पूछा गया दोस्तों डीसी मोटर में कार्बन ब्रश का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, आर्मेचर को सप्लाई देना, आर्मेचर को सप्लाई देना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मोटर का उपयोग विद्युत रेल में किया जाता है? किस मोटर का उपयोग विद्युत रेल में किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों इसका डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की करंट मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग होगा? डीसी मोटर की करंट को मापने के लिए इसका राइट आंसर दोस्तों MI एमीटर, यानी कि मूविंग आयरन एमीटर का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शंट मोटर की गति नियंत्रण विधि है, शंट मोटर की गति नियंत्रण विधि है, ऑप्शन डी फील्ड कंट्रोल, ऑप्शन बी डी जो है डी फील्ड कंट्रोल। ठीक है। अगला प्रश्न है 18, डायनेमो में होता है दोस्तों, डायनेमो में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन बी पहला करेक्ट है, मोटर से प्राप्त होती है, मोटर से। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं तो किससे बने होते हैं? ऑप्शन 1 हार्ड ड्रॉन कॉपर से बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बने होते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों जैसे ट्रांसफार्मर से हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरा हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कहते हैं, याद रखिएगा बिना फ्रीक्वेंसी बदले। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इसका ट्रांसफार्मर का सिलिका जेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? सिलिका जेल का तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ए नमी सोखने के लिए किया जाता है। ठीक है, नमी सोखने के लिए। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी अन्योन्य प्रेरण, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है? क्लिप ऑन मीटर में तो ऑप्शन बी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदला जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी स्कॉट कनेक्शन द्वारा जो है 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदला जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉपर हानि। ठीक है ना, कॉपर हानि। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आयरन हानि ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह क्या कहलाती है? तो सप्लाई जिस पर देते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइट को क्या कहते हैं? तो हाई टेंशन लाइन कहते हैं, हाई टेंशन लाइन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देते हैं कौन से ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है? तो ऑप्शन ए ब्रीदर में रखा जाता है, ब्रीदर में रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले क्या होती है? कहाँ होती है, यानी कौन सी होती है? तो बुकोल्ज रिले होती है। ठीक है ना, बुकोल्ज रिले होती है। अगला प्रश्न है,
ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है तो किस में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर कोर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है, ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है, ऑयल टेस्टिंग किट से, ऑयल टेस्टिंग किट से जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ऑप्शन डी ताप गेज लगाया जाता है। जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उसे क्या कहा जाता है, उसको आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जिस वाइंडिंग में जो है वाइंडिंग जो है वो कोर से घिरा होता है उसे हम कहते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब देखिए वैद्युत वायरिंग से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत वायरिंग स्थापना के नियम बनाए गए हैं, कौन बनाया गया है दोस्तों, किसने बनाया है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS के द्वारा बनाया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है लाइट एंड फैन सर्किट में उप परिपथ की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन बी 10 होती है, 10। वायरिंग में प्रयुक्त वैद्युतिक सामग्री चिन्ह युक्त होनी चाहिए, ISI, ठीक है ना, ISI होनी चाहिए। पावर सर्किट में उप परिपथ की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिएगा 2 होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की वोल्टेज होती है कितना, 40 वाट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सामान्य फ्लोरोसेंट की लंबाई कितना होता है, 120 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 मीटर होता है। अगला प्रश्न है कंट्रोलिंग स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, तो 1.3 मीटर होती है कंट्रोलिंग स्विच की फर्श से ऊंचाई। लाइट सर्किट में प्रयुक्त स्विच की रेटिंग होती है दोस्तों 5 एम्पियर 240 वोल्ट होती है, 5 एम्पियर 240 वोल्ट होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी 2.25 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 2.25 मीटर होना चाहिए। स्विच किस तार के श्रेणी में जोड़ना चाहिए दोस्तों, तो फेज तार के श्रेणी में जोड़ना चाहिए स्विच को। अगला प्रश्न है डीसी यानी कि डीसी मोटर जनरेटर से डीसी मोटर में गति किसके समानुपाती होती है, तो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में जीएनए से एमएनए सेट किया जाता है, ऑप्शन 3 रोकर प्लेट से, किससे, रोकर प्लेट से किया जाता है। निम्न में से फील्ड वाइंडिंग है क्या, कौन सा है, सीरीज और शंट दोनों जो है फील्ड वाइंडिंग्स हैं। ठीक है। किस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जाता है, तो सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं किया जाता है बिना लोड के। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए किस युक्ति का उपयोग डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण में किया जाता है, तो वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग होती है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का हम प्रयोग करते हैं। संचरण डीसी संचरण लाइन में वोल्टेज में गिरावट को पूरा करने के लिए किस जनित्र का उपयोग होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी डीसी सीरीज जनित्र का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है बड़े डीसी मशीन की बॉडी किस धातु की बनी होती है, तो ऑप्शन बी कास्ट स्टील से बनी होती है। अगला प्रश्न है वेव वाइंडिंग की समांतर पथ की संख्या 4 पोल डीसी जनरेटर में कितनी होती है दोस्तों, तो वेव वाइंडिंग है तो 2 ही होगा। ठीक है ना, वेव वाइंडिंग में फिक्स है 2 ही होगा। जनरेटर की इनपुट पावर होती है दोस्तों तो मैकेनिकल होती है। ठीक है ना, जनरेटर की इनपुट पावर मैकेनिकल पावर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए विद्युत शक्ति केंद्र में कौन सी बैटरी उपयोग किया जाना चाहिए, तो सीसा अम्ल करना चाहिए। ठीक है ना, सीसा अम्ल का प्रयोग। चूंकि प्रतिरोध आवृत्ति से स्वतंत्र होता है इसलिए इसे द्वारा ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निम्न में से कौन डीसी मशीन के ढांचे का निर्माण करता है, तो ऑप्शन बी योक। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा परिपथ सभी लघु परिपथ से सबसे अधिक खतरनाक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय। ठीक है। RYB फेज क्रम की स्थिति में फेज क्रम संकेतक दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। यदि फेज क्रम BRY बदल दिया जाए तो क्या होगा, तो यह जो है दक्षिणावर्त घूर्णन करेगा। ठीक है ना, दक्षिणावर्ती घूर्णन करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में यदि ट्रांसफार्मर का जो रेशियो का मान है 1 से कम है तब ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपचाई जो है ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर करेक्ट है बोला।
क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत ब्रेक के क्या लाभ है? तो यह लॉरी के टूट फूट और घिसाव से रक्षा करता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए एडमिटेंस है, एडमिटेंस। फ्यूज का जो है प्रमुख कार्य क्या है? तो अत्यधिक धारा को रोकना फ्यूज का प्रमुख कार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक कंडक्टर का व्यास किसके समानुपाती है? एक कंडक्टर का व्यास ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन प्रभाव के वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है जब ताप संधि गर्म होती है तब क्या उत्पन्न होता है? तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। परिणामित्र किसके रूप में कार्य करता है? बूस्टर के रूप में कार्य करता है। परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर, ठीक है, बूस्टर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है डिजिटल मल्टीमीटर में क्या सम्मिलित होता है? तो एक प्रत्यावर्तक, एक एडीसी, एक डिस्प्ले, एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक उच्च रेटिंग स्लिप रिंग प्रेरण मोटर क्या उपयोग करता है? तो ऑप्शन बी घूर्णन प्रतिरोध प्रारंभ करता है। टर्मिनल वोल्टेज के साथ क्या होगा जब एक अल्टरनेटर एक अनंत बस बार से संयोजित हो जाता है और उसका उत्तेजन धीरे धीरे बढ़ता है? तो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज स्थिर ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर में कौन सा क्षेत्र संग्राहक क्षेत्र से अत्यधिक छोटा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जक यानी कि इमीटर बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है एसी सर्किट ब्रेकर में आर्क धारा क्या होती है? आर्क वोल्टेज के साथ इन फेज में होती है, ठीक है, एक ही फेज में होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है एक तुल्यकालिक मोटर में किसके उपयोग द्वारा हंटिंग को रोका जा सकता है? ऑप्शन ए डैम्पर वाइंडिंग के प्रयोग द्वारा हंटिंग को रोका जा सकता है। सुरक्षा प्रयोजनों के लिए भू संपर्कन इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों इसका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी क्योंकि निम्न होना चाहिए। क्या निम्न होना चाहिए? इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध है ना वो निम्न होना चाहिए, जितना कम हो सके, ठीक है। ऐसी परिपथ में प्रेरक या इंडक्टर के जुड़ जाने से पावर कारक क्या होता है दोस्तों? तो पश्चगामी हो जाता है यानी कि लैगिंग हो जाता है। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर की हंटिंग होती है दोस्तों किसमें होती है? किलोवाट रेटिंग होती है। डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट में होती है, ठीक है। डीसी शंट जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है किसमें? किलोवाट में होती है। जो जनरेटर है यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। छोटे आकार के डीसी जनरेटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी डायनेमो कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है वाहनों की बैटरी चार्जिंग में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? डायनेमो उपयोग होता है बैटरी चार्जिंग में। अगला प्रश्न है बड़े डीसी जनरेटर की बॉडी बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है फील्ड पोल्स लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बॉडी के अंदर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग से विद्युत वाहक बल इकट्ठा करना, ठीक है। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग संस्थान में पंखे और लाइटें जोड़े जाते हैं, तो पैरेलल में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट और 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 3 है मूविंग आयरन वोल्ट मीटर मापते हैं, तो केवल एसी वोल्टेज और केवल डीसी वोल्टेज यानी कि दोनों मापते हैं, ठीक है ना। मूविंग आयरन एसी डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है वन वे स्विच क्या नियंत्रित करता है? तो एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में नियंत्रित करता है। नमी वाले स्थान पर हम प्राथमिकता देंगे किसको? केसिंग कैपिंग वायरिंग को हम देंगे, केसिंग कैपिंग वाले को, ठीक है। एक 40 वाट फिलामेंट लैंप 40 वाट फ्लोरेसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पंखे सॉकेट आउटलेट लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 800 वाट या 10 पॉइंट, ठीक है, 800 वाट 10 पॉइंट। ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है, ऑप्शन बी किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों किस अग्निशमन यंत्र का उपयोग श्रेणी डी यानी कि क्लास डी की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी CTC का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, CTC का।
आगे देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पाए जाते हैं परमाणु की नाभिक में। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है, लगभग 1840 गुना भारी होता है। आवेश की इकाई क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, 2n² से हम ज्ञात करते हैं। विभवांतर को किस मीटर से मापा जाता है दोस्तों, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है। धारामापी को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा मैंने आपको ये पूरा PDF जो है पूरा कंप्लीट करा दिया दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका जो है टेलीग्राम का ग्रुप जो है इसका जो है लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं RRB ALP CBT 2 एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपके लिए मैं बहुत जगह से खोज कर लाया हूं, जो भी बढ़िया मिलता है दोस्तों आपके लिए मैं वो इस वीडियो में लाता हूँ। ठीक है ना, लाया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है कि देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है कि दिखाए गए उपकरण की पहचान करें। तो दोस्तों जो ये उपकरण आपको दिख रहा है ये क्या है, ये डिजिटल टोंग टेस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिजली उपकरण है। पहला है बिजली आरा, दूसरा है विद्युत ड्रिल, ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन उपकरणों में से कौन सा तार की मोड़ को नग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सुई जैसी नाक वाला प्लास, ऑप्शन बी दिया है पेचकस, सी है हथौड़ा और डी है सीजर। तो दोस्तों इसमें से हम कौन प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सुई जैसी नाक वाला प्लास हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, और ये सब तो हम यूज नहीं कर सकते, इससे थोड़ी हम कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से एक सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज MCB, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों, क्योंकि फ्यूज भी सर्किट को ब्रेक करता है और MCB भी जो सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है कि एक ट्यूबलाइट की स्थापना करते समय इनमें से किस विद्युत जुड़नार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो स्टार्टर की, चोक की, स्विच की, ऑप्शन डी ये सभी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनमें से कौन सा मल्टीमीटर का उपयोग करने से मापा जा सकता है, वोल्टेज, धारा या दोनों। तो दोनों फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी, यानी वोल्टेज और धारा दोनों हम माप सकते हैं मल्टीमीटर से। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है कह रहा है कि एक साथ सर्किट के कारणों का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए 6 कारण दिया गया है। ठीक है, पहला है कि एक सॉकेट से जुड़े कई उपकरण, दूसरा है सर्किट में कम वोल्टेज, तीसरा है आपूर्ति वोल्टेज में वृद्धि, चौथा है सर्किट में कम धारा, पांचवा है सर्किट में इंसुलेटर, छठवां है कि जो है लाइव और न्यूट्रल तार का संपर्क। तो आपने जो है फ्रेंड्स इसमें से लाइव और न्यूट्रल तार का संपर्क। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो पांचवा है सर्किट में इंसुलेशन। तो अगर इंसुलेशन में कहीं मतलब कट हो जाएगा तब शॉर्ट सर्किट का होगा। ठीक है ना, तब शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता इसमें से। ठीक है ना, आइए और कह रहा है कि आपूर्ति वोल्टेज में वृद्धि। तो दोस्तों अचानक से अगर वृद्धि होता है तब शॉर्ट सर्किट कारण का हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें से देखिए केवल ऐसे दिया है, तो याद रखिएगा कि कैसे होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आपको एक पावर टूल चलाने से पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तार में किसी भी कट के लिए टूल की जांच करें। तो सही है। उपकरण अपर्याप्त छोड़ दें, ये गलत है। काम के क्षेत्र को साफ करें। ठीक है, यानी कि क्या करना चाहिए, तो साफ करना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। और तार में किसी भी कट के लिए टूल की जांच करना, ये भी सही है। ठीक है, उपयोग में नहीं होने पर बिजली उपकरण को छोड़ दें, गलत बात है। सुरक्षा उपकरण को पहने, सही है। कटे हुए तारों के साथ उपकरण का प्रयोग करें, गलत है। ठीक है ना, तो देखिए कौन कौन सही है, तो ऑप्शन ए वाला, ठीक है, सबसे ऊपर वाला, और जो है काम के क्षेत्र को साफ करें। ठीक है, और फिर सुरक्षा उपकरण को पहने, और बस यही सही है। ठीक है ना।
देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई छवि को पहचाने, तो ये फ्रेंड्स क्या है, ये ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है ना, ड्रिलिंग मशीन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्किट में ओवरलोड करंट से बचने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नाली की मोटाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आदर्श साधन है, तो ऑप्शन ए वर्नियर कैलिपर इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीरियर तारों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल तार का आकार क्या होता है दोस्तों, इंटीरियर तारों के लिए, तो ऑप्शन बी 12 AWG, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि आपके पास एक कंड्यूट में 4 से 6 12 AWG तारें, तो सामान्य प्रतिशत में स्वीकार्य वर्तमान वाहक क्षमता कितना होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 80% होगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट के एक रन में फिटिंग और आउटलेट के बीच डैश डैश तिमाही की तुलना में अधिक नहीं होना हो सकता है, तो 4 तिमाही की तुलना में अधिक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि तारों का प्रकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है ना। ऊपर के सभी स्थायित्व के स्थान और उपभोक्ता बजट, स्थायित्व और लागत, सुरक्षा और उपस्थिति, इन तीनों पर निर्भर करता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घरेलू प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली आंतरिक तारों के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, यानी कि क्लीट वायर, क्लीट तार, ठीक है, CTS वायरिंग और मेटल PVC कंड्यूट वायरिंग, ये तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के निम्नलिखित में से कौन सा जो है MM में कंड्यूट का नाम मात्र आकार नहीं है, तो देखिए 20 भी होता है, 25 भी होता है, 38 भी होता है, लेकिन 50 नहीं होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 का उपयोग किया जाता है जहां कंडीशन फिटिंग के इंटीरियर तक सीधे धक्का दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कपलर्स इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द यूज ऑफ बेल्टिंग, बेल्टिंग का क्या मतलब जो है, इस क्या उसका उपयोग है, यूज क्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एक तंग असेंबली में 3 कोर और फिलर्स पकड़ने के लिए, यानी कि टू होल्ड द 3 कोर्स एंड द फिलर्स इन ए टाइट असेंबली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि कम वोल्टेज केबल्स के लिए कौन सी इंसुलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सिल्क एंड कॉटन, ठीक है ना, रेशम और सूती। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्या है, केबल गलती का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ब्रिज मेथड और ट्रेसर मेथड दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्रकार का परीक्षण है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि झुकने, बेंडिंग टेस्ट, ड्रेनेज टेस्ट और डाइलेक्ट्रिक सिक्योरिटी टेस्ट, ये सभी एक प्रकार का क्या है, टेस्ट है, ठीक है ना, एक सभी प्रकार का एक टेस्ट है। अगला प्रश्न है कि कंड्यूट पाइप आमतौर पर केबल्स की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं, कौन से केबल की सुरक्षा के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, असीमित केबल यानी कि अनसीथेड केबल के लिए की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है इस चिन्ह नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद प्रतीक, तो ये मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट में है ना PDF, इसलिए जो है ये मतलब नीला है, ठीक है, समझिए कि नीला है, नीले पर ये सफ़ेद बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है दोस्तों, ये जो है देखिए ऑप्शन पहला सही है, द यूज ऑफ फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज मैंडेटरी, यानी कि पतन संरक्षण उपकरण का उपयोग अनिवार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है पोर्टेबल पावर टूल क्षतिग्रस्त, गर्म या स्पार्किंग होने पर आपको क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन बी डू नॉट यूज द इक्विपमेंट एंड टैग इट आउट ऑफ सर्विस, यानी कि उपकरण का उपयोग न करें और इसे सेवा से बाहर टैग करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए आपको कभी भी अपने कार्ड द्वारा पावर टूल नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह बिजली के खतरे को अलग कर सकता है, तो क्या सही बात है, तो जी हाँ दोस्तों ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है उपयोग से पहले सभी हाथ और पोर्टेबल संचालित उपकरणों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2 हाथ उपकरण के खतरे एक छिद्र के रूप में एक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कर रहे हैं और एक मशरूम सिर के साथ एक छिद्र का उपयोग कर रहे हैं, सही बात है, जी हाँ दोस्तों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निर्माता द्वारा प्रदान किए गए उपयोगकर्ता का मैनुअल निरीक्षण प्रक्रियाओं, ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं और रखरखाव आवश्यकताओं पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन है कि पोर्टेबल संचालित उपकरणों पर गार्ड उपयोगकर्ता और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन ई यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑपरेशन खतरों का मुद्दा, इन रनिंग निप पॉइंट खतरे, घूर्णन भागों, उड़ान चिप्स और स्पार्क खतरे, ठीक है।
और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन कनेक्शन के बीच में चिन्हित सॉकेट को नाम यानी पहचानना है। तो जो फ्रेंड्स सॉकेट है, जो ऊपर वाला सबसे होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन सी, अर्थिंग कहते हैं, ठीक है ना, उसको अर्थिंग वाला कहते हैं, ठीक है, अर्थिंग पॉइंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऑपरेशन विद्युत केबल पर किया जाता है? तो ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि स्प्लिसिंग, टर्मिनेशन और ट्विस्टिंग, ये सभी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, छवि में एक प्रश्न चिन्ह के साथ चिन्हित के उपयोग को पहचानना है। जो ग्रीन वायर है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अर्थ वायर। जो ग्रीन वाला होता है उसको अर्थ वायर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि वर्ग मीटर के तारों की अधिकतम संख्या क्या है जो 25 mm व्यास नाली के माध्यम से तैयार की जाती है? तो 5, इसका राइट आंसर होगा 5, ठीक है। एक निर्माण स्थल पर अस्थायी आपूर्ति प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉकेट्स का क्या प्रकार है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, औद्योगिक सॉकेट उसको कहते हैं। केबल ज्वाइंट का कौन सा तरीका एलवी केबल के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, कोल्ड श्रिंक केबल, कोल्ड श्रिंक केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तारों को समाप्त करते समय निम्न विशिष्ट घटकों में से कौन सा उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, लग्स का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक निर्माण स्थल में इस्तेमाल किया गया एक आदर्श प्रकाश स्थिरता है? तो ऑप्शन सी, हैलोजन लैंप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते समय पालन करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? टर्न ऑफ द स्विच, डिस्कनेक्ट द प्लग एंड चेंज लोकेशन, यानी कि स्विच को बंद करें, प्लग डिस्कनेक्ट करें और स्थान बदल दें, ठीक है। उसके बाद है कि सर्किट में आपूर्ति की निरंतरता को जांचने के लिए निम्न उपकरण में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? तो इंटेंसिटी कैलकुलेटर, तीव्रता कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मल्टीमीटर का कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर का कर सकते हैं, लाइट बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वितरण बोर्ड में ELCB को फिक्स करना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज, यानी कि पृथ्वी के रिसाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी केबल के इंसुलेशन की जांच के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेगर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि DB यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर MCB आउटपुट, MCB स्विच इनपुट से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? बस बार के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। फ्यूज कटआउट स्विच तब DB से जुड़ा हुआ है तो MCB से जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद DB में मुख्य इनपुट आपूर्ति को जोड़ने के लिए पहला कदम है फ्यूज बॉक्स, ठीक है। वायरिंग केवल अस्थायी स्थापनाओं के लिए अनुशंसित है, क्लीट, ठीक है ना, क्लीट वायरिंग केवल अस्थायी स्थापनाओं के लिए अनुशंसित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंड्यूट के प्रकार का चयन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, इन सभी पर निर्भर करता है, यानी कि टाइप ऑफ लोकेशन, आउटडोर है कि इंडोर है, ठीक है, टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और जो एफएस एक्सपेक्टेड वर्किंग टेम्परेचर और अलाइबल वेट ऑफ कंड्यूट रन्स, ठीक है। कंड्यूट के सही आकार का चयन करने के कारक किस पर निर्भर करते हैं? तो ए और बी दोनों पर, यानी कि केबल के आकार पर और खींचे जाने वाले तारे यानी कि केबलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर क्या है दोस्तों? तो देखिए, एक तेजी से अभिनय डिवाइस जो जमीन पर वर्तमान प्रवाह के बहुत कम स्तर के प्रति संवेदनशील है, गंभीर व्यक्तिगत चोट के कारण पर्याप्त वर्तमान में लीक को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा फ्यूज ऑपरेशन में बहुत तेज है? तो ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर फ्यूज बहुत ही तेज है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कम वोल्टेज केबल के लिए कौन सी इंसुलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिल्क और कॉटन का उपयोग किया जाता है। आवासीय क्षेत्रों में वितरण है 3 फेज 4 वायर, ठीक है दोस्तों, 3 फेज 4 वायर का प्रयोग करते हैं। केबल्स में गर्मी उत्पादन का स्रोत है दोस्तों, ऑप्शन डी, इन ऊपर के सभी। कंडक्टर में कॉपर नुकसान, केबल इंसुलेशन में ढाकता हुआ नुकसान, और आर्मेचर यानी कि लॉसेस इन मेटेलिक सीथिंग एंड आर्मरिंग, ठीक है। पृथ्वी निरंतरता कंडक्टर के रूप में निम्न में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। पानी का पाइप, गैस पाइप, संरचनात्मक स्टील के सदस्य नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तारों के लिए गैर धातु कंड्यूट आमतौर पर बने होते हैं, किससे? PVC से बने होते हैं। PVC कंड्यूट पर दफन किया जाता है, यानी कि PVC कंड्यूट्स कैन बी ब्यूरिड ऑन ऑल ऑफ द अबव, चूना, प्लास्टर और ठोस। धरती के इलेक्ट्रोड को इमारत से कम कितने मीटर के जो है स्थान पर स्थित किया जाना चाहिए दोस्तों? ठीक है, तो 1.5 मीटर की दूरी कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिजली के उपकरणों की अर्थिंग की जाती है दोस्तों, किसके लिए? तो ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी के लिए। मानव जीवन की सुरक्षा के लिए, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। पृथ्वी या जमीन के तार का आकार किस पर निर्भर करता आधारित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए और बी और सी तीनों पर, ठीक है, तीनों पर, ए और सी पर। पहला है मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरिंग थ्रू द ग्राउंड वायर,
और दोस्तों ए और सी, तो सी क्या है, डिपेंड्स ऑन द सॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है, आमतौर पर ग्राउंडिंग प्रदान की जाती है दोस्तों, तो ए और बी केबल उपकरण की सुरक्षा के लिए और केबल ऑपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी। ठीक है, ग्राउंड प्रतिरोध ऐसे डिजाइन किए जाने चाहिए ताकि ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये नीचे दी गई छवि को पहचाना है दोस्तों, ये क्या चीज़ है, तो ये एक कंड्यूट क्लैंप है, यानी कंड्यूट को जो है दीवार पर लगाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, क्लैंप का, इसको क्लैंप बोलते हैं। ठीक है, विशेष उपकरण के लिए तार का उपयोग करने के लिए जानना चाहिए, तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। सामग्री और कोर या बहु प्रकार का किस्में। दो सिंगल फेज प्रकाश बिंदु को स्थापित करने के लिए आवश्यक तारों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, 5। इनमें से कौन सा उपकरण पीवीसी नाली को काटने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो हेक्सा का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा उपसाधन गरुड़ दीवार में नाली रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यू प्लग। बिजली के तारों को एक नाली के अंदर कैसे रखा जाता है, तो एक जीआई तार के माध्यम से दूसरे छोर पर खींच लिया जाता है। ठीक है, विद्युत नाली के लिए दीवार में कटौती करने के लिए निम्न में से कौन सा बिजली उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए चेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो साल्ट और चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिटिंग के साथ सबसे आम ज्वाइनिंग कंडीट्स का उपयोग करता है, तो सॉल्वेंट एडेसिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल विद्युत सर्किट में सही घटकों की सही से पहचानता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल सोर्स, इलेक्ट्रिकल यूजर और वायर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला सही नहीं है, बिजली हमेशा जमीन पर यात्रा करती है, तो ये गलत कथन है। ठीक है ना, तो आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि क्या डबल इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक हैंड टूल्स की अर्थिंग की अनुमति है, तो नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने देखा इस वीडियो में फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी CBT2 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टेक्निकल के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, नहीं 75 क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है कि RLC परिपथ में अनुनाद तब होगा जब ऑप्शन बी करेक्ट है, जब XL बराबर XC होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, XL बराबर XC होगा। आपको सेम टू सेम ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जर्मेनियम डायोड की तुलना में सिलिकॉन डायोड को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्योंकि दोस्तों तापमान के सापेक्ष कम संवेदनशील होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मेनियम जो डायोड है उसकी जो तापमान के सापेक्ष जो संवेदनशीलता है वो कम है, इसलिए जो है हम इसको प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। जीनर डायोड में व्युत्क्रम भंग की घटना का कारण किसे बताया जाता है दोस्तों, जीनर डायोड में, तो ऑप्शन ए एवलांच प्रभाव को बताया जाता है, एवलांच प्रभाव को बताया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। चालक इलेक्ट्रॉनों की गमनशीलता रिक्तिकाओं की तुलना में क्यों अधिक होती है, क्योंकि दोस्तों उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। असंतुलित बहुकंपित्र में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन बी दो अर्ध स्थिर अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना, दो अर्ध स्थिर अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही और वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, पीवीसी के गुप्त नली के वायरिंग में की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए निरीक्षण, एल्बो, मोड़ और टी की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आपने ऐसा वीडियो पीछे और भी मैंने 9 वीडियो, ये 11वां वीडियो है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले 10 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आमतौर पर लोहे के गतिशील उपकरणों के पैमाने, ऑप्शन ए प्रारंभ में सघन धीरे धीरे विस्तारित होते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत मात्रा को चल कुंडल यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, ऑप्शन ए दिष्ट धारा और दिष्ट वोल्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सभी प्रतीकों का समान अर्थ होने पर एक लैप वाउंड जनरेटर में उत्पन्न होने वाले EMF को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी E बराबर फाई ZN अपान 60 गुणे P अपान A। ठीक है, P ऊपर है, A नीचे है। अगला प्रश्न है कि DC जनरेटर में का लाभ प्राप्त करने के लिए समानांतर में चलाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उच्च स्थिरता, उच्च दक्षता, उच्च भारों के मांगों को पूरा करना। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 किलोवाट 250 वोल्ट डीसी मोटर का पूर्ण लोड करंट होगा, कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन डी 40 एम्पियर होगा। कैसे निकाल सकते हैं? IL बराबर लोड करंट बराबर होता है इनपुट वोल्टेज अपान वोल्टेज, ठीक है, इनपुट पावर अपान वोल्टेज। तो इनपुट दिया 10 किलोवाट, 10 गुणे 1000 करेंगे, वाट में बदल देंगे, बटा 250 आ जाएगा 40 एम्पियर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक 4 बिंदु स्टार्टर में सुरक्षात्मक प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है दोस्तों। ऑप्शन बी 0 वोल्ट वाले कुंडल में जुड़ा होता है, NVC में जुड़ा होता है, ठीक है ना। NVC यानी कि नो वोल्ट क्वाइल, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले कंजर्वेटर में क्या होता है? ऑप्शन ए तेल टंकी के शीर्ष पर एक हवाबंद धातु का ड्रम लगा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्ण लोड होने पर तांबे का ह्रास 1600 वाट होता है, तो आधे लोड होने पर तांबे का ह्रास कितने वाट होगा? तो दोस्तों देखिए 1600 में हम क्या करेंगे, 1600 में देखिए आधे लोड पर पूछा, तो आधे लोड यानी कि 1/2 पर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा, और 1/4 का 1600 में गुणा कर देंगे, 1600 गुणे 1/4 तो आ जाएगा हमारा 400 वाट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिच फैक्टर को किसके EMF के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी छोटी पिच कुंडली और पूर्ण पिच कुंडली, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 6 ध्रुव और 50 हर्ट्ज वाले एक आवर्तित यंत्र की गति होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन सी 1000 RPM होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्लिपरिंग प्रेरण मोटर से रियोस्टेट को जोड़ने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी आरंभिक धारा को कम करना, ताकि आरंभिक आघूर्ण में वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर का आंशिक स्लिप जो है, आंशिक स्लिप का अनुपात होता है, तो ऑप्शन ए रोटर के तांबे का ह्रास और रोटर का इनपुट, इसी का अनुपात होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुल्यकाली कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिना किसी यांत्रिक भार के कार्य करने वाला एक अति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर। अगला प्रश्न है, तुल्यकाली मोटर का V वक्र किसके बीच के संबंध को दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी DC क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा के बीच में बनता है V कर्व, ठीक है। इन्वर्टेड V कर्व दोस्तों पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच बनता है। अगला प्रश्न है, एक प्रतिकर्षण मोटर के घूर्णन की दिशा किसे बदलने पर बदल सकती है? ऑप्शन सी ब्रशों का स्थान, ठीक है ना, प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिपल्सन मोटर। अगला प्रश्न है कि निम्न मोटरों में से किस मोटर का उपयोग घरेलू मिक्सर में किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग घरेलू मिक्सर में किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग में वेज किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए फाइबर के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू इमारतों की वायरिंग में उप परिपथ से शुरू होता है, तो ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से शुरू होता है। नियंत्रण पैनल को भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए? तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। सतह की प्रदीप्ति क्या होती है दोस्तों? तो ऑप्शन डी स्रोत से इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रदीप्ति या प्रदीपन का मीट्रिक इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए लक्स है, ठीक है। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। सोडियम लैंप का प्रज्वलन वोल्टेज यानी कि इग्निशन वोल्टेज बदलता है, तो 400 से 600 वोल्ट तक बदलता है। यार्ड में प्रकाश के लिए किस प्रकार के परावर्तकों को प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी दर्पण प्रकार के परावर्तकों का प्रयोग किया जाता है। एक ब्रिज डिस्टकारी में एक समय में कितने डायोड संचालन कर रहे होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के डायोड का PIV किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन डी शिखर प्राथमिक वोल्टेज के बराबर होता है, पीक टू पीक वोल्टेज के। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह एक FET को दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 वाला करेक्ट है, सी वाला, ठीक है ना, FET को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एम्पलीफायर प्रवर्धक के निम्न वर्गों में से किसका विरूपण अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सी वर्ग का अधिकतम होता है, ठीक है। एक उत्सर्जक अनुगामी को मुख्यतः किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रतिबाधा मिलान डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक बिजली उपकरण एक विद्युत धारा ट्रिगर डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मॉसफेट नहीं है। निम्न में से कौन सा गेट सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है? तो ऑप्शन नंबर डी
एंड गेट, ठीक है, सभी इनपुट उच्च होगा तो आउटपुट उच्च देगा। जेके फ्लिप फ्लॉप में यदि जे बराबर 1 और के बराबर 1 है तो क्यू आउटपुट क्या है दोस्तों? A1 है, 0 कोई बदलाव नहीं, तो ऑप्शन डी बदलता रहता है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा जेके फ्लिप फ्लॉप में? ठीक है, तो दोनों का जे और के 1 है दोस्तों, तो इसका इसमें से क्या होगा? कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, बदलता रहता है। ठीक है, चित्र में दिखाया गया BIS चिन्ह क्या दर्शाता है दोस्तों? बी, तो यानी कि यह चित्र तो दर्शाया नहीं गया है, ये इसका अलग मतलब जो है, इसका आंसर कहीं और चिपका दिया है ना, मतलब इधर उधर कर दिया है। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से अनावृत तापक तत्व के साथ विद्युत स्टोव के संचालन के तापमान की सीमा क्या है? तो 750 से 900 डिग्री सेल्सियस है। आपको एक गर्म पानी के गीजर की मरम्मत करनी है जिसकी टंकी में रिसाव है, तो संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्टेट के आसपास छेद होना। अगला प्रश्न है, अधिक और कम वोल्टेज त्रुटि के दौरान होने के दौरान उपकरण को नुकसान से बचाने के लिए किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, वोल्टेज सेंसर रिले का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे बड़ी आकार वाली जल विद्युत इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1960 मेगावाट। अगला प्रश्न है, सौर या प्रकाशिक विद्युत सेल बदलता है? ऑप्शन बी, सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र किसके लिए उपयुक्त है दोस्तों? बायोगैस, तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, यदि कि वितरण लाइन और सड़क के प्रकाश का बल्ब एक ही खंभे पर लगाए गए हैं तो उनका फैलाव कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। खंभों की पंक्ति पर HT ओवरहेड कंडक्टर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अवरोधी इंसुलेटर जो है वो किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन बी, पिन टाइप इंसुलेटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चालक में उसके अंतभाग की तुलना में सतह पर अधिक धारा प्रवाहित होती है, तो यह तथ्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, त्वचा प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोरोना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, कोरोना लघु प्रसार लाइनों में होता है, तो यह गलत बात है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं निकिल आयरन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है निकिल आयरन सेल में। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में संतुलित भार के लिए उपयोग किया गया पावर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, √3 VLIL cos phi होता है। अगला प्रश्न है कि V कर्व किस प्रकार के मोटर से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3, सिंक्रोनस मोटर से संबंधित है। ठीक है, अगर आप फिर देखते हैं LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। यदि शंट मोटर के क्षेत्र कुंडली के साथ श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है तो इसकी ऑप्शन नंबर 3, गति बढ़ती है और आघूर्ण घटता है। अगला प्रश्न है, जब प्रेरक मोटर तुल्यकालिक गति पर चलती है तो स्लिप का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिघाती शक्ति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, VAR से मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि शंट DC मोटर में क्षेत्र धारा को घटाया जाता है तो मोटर की गति क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। ठीक है, फ्यूज क्या है दोस्तों? तो फ्यूज एक जो सुरक्षा उपकरण है, ऑप्शन ए। ठीक है, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है और श्रेणी क्रम में फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या उपयोग है? ठीक है, तो अज्ञात प्रतिरोध पता करना। अगला प्रश्न है, वायर गेज तार के किस आयाम को बताता है? वायर गेज तो व्यास को बताता है। किसी CE एम्पलीफायर यानी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के इनपुट व आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या अंतर होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, 180 डिग्री का फर्क होता है। कॉमन एमीटर में 180 डिग्री होता है, कॉमन बेस का 0 होता है, कॉमन कलेक्टर का भी 0 होता है। DC मोटर में लव हानि किस भाग में होती है? तो आर्मेचर में होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 3, सिलिका जेल उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि किसी DC मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो इसके बैक EMF क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है।
यदि प्रतिरोध का रंग कोड भूरा, काला, भूरा है और सुनहरा है तो प्रतिरोध का क्या माप होगा? तो 100 ओम आएगा ±5%। केवी ट्रांसमिशन लाइनों में किस प्रकार के विद्युतरोधी प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी डिस्क टाइप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋणात्मक तापमान गुणांक निम्नलिखित में से किस में होता है? ऋणात्मक तो कार्बन में होता है। ठीक है, कंक्रीट की दीवार और छत पर स्क्रू लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी रॉल प्लग का किया जाता है। सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति क्या है? कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग है। किसी कंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है दोस्तों? सिंक्रोनस गति के बराबर होती है। स्टेटर फील्ड की गति सिंक्रोनस गति के बराबर होती है। किस आवृत्ति पर एक्सएल बराबर एक्ससी होता है? तो अनुनादी आवृत्ति पर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर दोनों बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स घनत्व का फार्मूला क्या है? फ्लक्स घनत्व का बी बराबर 5/A होता है। ठीक है, बी बराबर 5/A होता है। 1×10⁴ गॉस होता है। एससीआर के निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से कौन सा अनुचित है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑडियो एम्पलीफायर अनुचित है। बीएच कर्व में एच क्या बताता है दोस्तों? बीएच कर्व में एच क्या बताता है? तो ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बताता है। अगला प्रश्न है किसी खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन एक अनंत होता है। ठीक है, फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी निम्न होना चाहिए। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम दूरी लंबाई और दुगने इनवर्स का क्षेत्रफल वाले उसी सामग्री से बने दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों? 2 ओम होगा। ठीक है, यानी कि दुगुना लंबाई है और दुगुना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध 2 ओम आएगा। डीसी मशीन वाइंडिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फुल पिच से संबंधित है। स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है? ऑप्शन एक कंडेंसर में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल एसी के उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला इंडक्शन प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।